नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों पर आधारित एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यू होंगे टोटल 100। आपको हर एक क्वेश्चन का देना है जवाब और टोटल आपका स्कोर कितना हो रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरी गुजारिश है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और बिल्कुल भी ना घबराएं और कोशिश करते रहिए। बार बार वीडियो को देखिए तो आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इस जो सीरीज़ है इसमें जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर दिखेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में किसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर पहली अनुसूची की बात हो रही है। ऑप्शन है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, ऑप्शन बी 22 भाषाओं का उल्लेख, या भूमि सुधार का उल्लेख, या फिर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों यूटी का उल्लेख। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें लिखा गया है पहली अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की किस अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का जिक्र किया गया है। आपके ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, छठी अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची के अंदर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची। राज्यसभा में किसी राज्य की कितनी सीटें होंगी इसका उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से 4 राज्य संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित हैं जहां का जनजातीय प्रशासन वर्णित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है असम, बिहार, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर या नागालैंड, और लास्ट है ऑप्शन असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यानी ATM एंड मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। प्रश्न अगर घुमा के भी आए कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में आता है तो वो अनुसूची आपको बतानी है। और ऑप्शन है छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं या फिर 9वीं अनुसूची। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो बंटवारा है उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं पॉलिटी के, इसलिए इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें। मूल संविधान यानी कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं शामिल थी, यानी कि जब संविधान बना था उस समय अनुसूची जो 8वीं थी उसके अंदर कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन है 22 भाषाएँ, 18 भाषाएँ, 14 भाषाएँ या फिर 8 भाषाएँ। और सही जवाब है आपका 14 भाषाएं। और वर्तमान में इस समय कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, 22। तो ध्यान से पढ़िएगा कि मूल में पूछ रहा है यानी प्रारंभ में या फिर वर्तमान में। अगर वर्तमान पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता राइट। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को संविधान में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। सिंधी भाषा की बात हो रही है। अभी स्टार्टिंग में आपकी 14 भाषाएँ थी, उसके बाद 8 भाषाएँ जोड़ी गई और सारी भाषाएँ एक समय अंतराल के पश्चात जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिंधी भाषा की। सिंधी भाषा को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन, या 52वां संविधान संशोधन, या 21वां संविधान संशोधन, या फिर 92वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 21वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है। लैंड रिफॉर्म के लिए कौन सी अनुसूची या कौन सा शेड्यूल आपका संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची। और सही जवाब आपका 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन भी है ये, जो कि 1951 में ये कार्य हुआ था।
पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और तब जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। यानी शुरुआत में हमारे पास केवल 8 अनुसूचियाँ थी, और सबसे पहली अनुसूची जब जुड़ती है यानी 9वीं अनुसूची, तो वह पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, दल बदल संबंधी प्रावधान यानी एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुसूची में किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मतलब 52वां संविधान जब संशोधन किया गया तब जाके हमारी एक नई अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो एक चीज़ और है, इसको याद करने का तरीका जो मतलब मैंने किया था वो था दल बदल, दौ से दल, दौ से 10वीं। तो 10वीं जो अनुसूची है उसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज यानी लोकल गवर्नेंस से संबंधित 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? अब देखिए 11वीं अनुसूची भी जुड़ी है, यानी पहले हमारे पास मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वीं जोड़ी गई, उसके बाद 10वीं जोड़ी गई, और यह 11वीं। 9वीं और 10वीं का जिक्र हमने कर लिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 9वीं अनुसूची में क्या है और 10वीं अनुसूची में क्या है। आप बार बार रिवाइज करते रहिए इनको। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में क्लियर दिख रहा है पंचायती राज यानी लोकल गवर्नेंस, या फिर इसे ग्राम पंचायत समझिए, उनसे संबंधित सूची यानी 11वीं, उसमें कितने विषय शामिल हैं? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 29 विषय। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको याद रखना है कौन से संविधान के द्वारा सूचियाँ जोड़ी गई, अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किन किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है वो भी नोट करते चलना है। तो इसमें सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नगर निकाय यानी म्यूनसिपैलिटी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में किया गया? देखो यहीं प्रश्न में एक आंसर मिल गया है आपको कि 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का प्रावधान है। जैसे ग्राम पंचायत का प्रावधान किस अनुसूची में है पूछा जाएगा तो उसका उपाय है या उसका उत्तर है 11वीं अनुसूची। और ऐसी नगर निकाय यानी कि जो शहरों में जो निकाय होता है, लोकल गवर्नेंस होती है, उसका प्रावधान किया गया आपकी 12वीं अनुसूची में। लेकिन अब आपको ये बताना है कि यह किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब और इसका सही जवाब है आपका 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हमने पढ़ लिया था, वो ग्राम पंचायतों से संबंधित था। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? यानी सिटीजनशिप का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और छुआछूत का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो वर्णन है वो क्रमशः किन अनुच्छेदों में है? यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता और छुआछूत का अंत हमें क्रमशः बताने हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 14 बताता है विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 17 बताता है छुआछूत का अंत। इम्पॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है, अपनी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको परखना है। अगला प्रश्न है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत ए में। विचार और फ्रीडम यानी कि विचार और अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है वो इस आर्टिकल में दी गई है, यानी 19(1) के ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार यानी हमारा फंडामेंटल राइट किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? और आपके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 44वां या फिर 92वां। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा आर्टिकल जो है 21A यानी अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा अम्बेडकर जी ने किसे कहा है? ऑप्शन है आर्टिकल 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 44 जो कि समान सिविल संहिता है, और आर्टिकल 51A जो कि मौलिक कर्तव्य है, या फिर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है।
ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनका संरक्षण प्रदान किया जाता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। रिट का मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है, उसे ही बोला जाता है। अगर आपका जो फंडामेंटल राइट है उसका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है, तो उस समय आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस समय आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के द्वारा इन पे जो है कार्रवाई करता है रेटों के माध्यम से। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में आ चुके हैं हम। कौन सा अनुच्छेद लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना से संबंधित है? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 40। अब क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट बढ़ते ही जाएंगे धीरे धीरे, और इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन बहुत होता है एग्जाम टाइम में। आपको लगता है ये सही है या वो सही है, और घर आके क्वेश्चन जो आपका गलत हो जाता है, तो बार बार रिवाइज करिए। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी आर्टिकल 38, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अभी हम भाग भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसमें आएगा। अभी फिलहाल तो हम क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, इन MCQs पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस समय ये चर्चाओं में बना हुआ है। यूनिवर्सल सिविल कोड, तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 47 या फिर आर्टिकल 50। सही जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए, अपना स्कोर भी चेक करते रहिए। और सही जवाब है इसका आर्टिकल 44, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए और किस समिति की सिफारिश पर? और इसका सही जवाब है आर्टिकल 51A, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यानी कि जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 51A में है। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी पूछा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये याद रखिएगा 1976 में। समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 60, आर्टिकल 56, आर्टिकल 63 या फिर आर्टिकल 61। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का उल्लेख है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको याद रखना है। आर्टिकल 61 है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? और इसका सही जवाब है आर्टिकल 64। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये अभी नए ही नियुक्त हुए हैं और पिछले सीरीज में मैंने इसके बारे में काफ़ी बताया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है जिसके तहत वे मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकते हैं? ऑप्शन है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 108। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 72। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है जिसके तहत वे मृत्युदंड की सजा को भी माफ़ कर सकते हैं। ये हाई पावर है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी मनी बिल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, इसका उल्लेख तो किया गया है अनुच्छेद 123 में। इस तरीके से एक आंसर तो यहीं पर मिल गया आपको कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। 1, 2, 3। तो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, तो वो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 213। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और सरकार को किसी पर कानून बनाता होता है किसी विषय पर, तो वो राष्ट्रपति की सहायता से अध्यादेश जारी करवाते हैं। ये शक्ति है, उसकी लीगल जो पावर है वो राष्ट्रपति की इस अनुच्छेद के तहत है। इसी तरीके से राज्यपाल के पास भी ये शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, और वो है आर्टिकल नंबर 213 के तहत।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल नंबर 161 में, लेकिन वह किन दो मामलों में क्षमा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक आंसर भी दिया गया है कि राज्यपाल के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है और किस अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन है, आर्टिकल 161 में, लेकिन किसी मामले में वो क्षमा नहीं कर सकता। वो मामले क्या हैं? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, मृत्युदंड और मार्शल लॉ। यानी मृत्युदंड और मार्शल लॉ की सज़ा को माफ़ वो नहीं कर सकता है, राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। इम्पॉर्टेंट है, मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 तक आ गए हैं, अपना स्कोर मिलाते रहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? अभी हमने 21वां संविधान संशोधन पढ़ा था, जिसके तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब हमारा आ गया है नेक्स्ट संशोधन, 71वां संशोधन, इसमें सिंधी जोड़ी गई थी। अब जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, सिंधी, नेपाली, कोंकणी। ऑप्शन सी नेपाली, मणिपुरी या कोंकणी, या फिर सिंधी, बोडो या डोगरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाली, मणिपुरी या फिर और कोंकणी। इसको याद करने का तरीका ऐसे था, NMK, नमक याद कर लो। सबसे पहले सेंधा, सिंधी से सेंधा, सेंधा नमक, और ये 21 और सिर्फ 71, ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, वो हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। सही जवाब आ गया आपको ऑप्शन सी। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई? और इसका सही जवाब है आपका बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ऑप्शन बी, यानी कि BDMS। तो इस तरीके से ये हो गया 92वां संविधान संशोधन। यानी कि देखिए, एक बार ध्यान दीजिए, 21वें संविधान संशोधन के तहत हमारी भाषा जोड़ी गई, तो सिंधी थी। उसके बाद 71 आई, उसके द्वारा हमने 3 भाषाएं जोड़ी, NMK, नमक, सेंधा नमक। और उसके बाद हमने 92, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे 1 हो गया 2, और 7 और 2 प्लस करने पाएगा 92। और लास्ट जो भाषाएं 4 जोड़ी गई वो 92 संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि तो इनके बीच में एक सीक्वेंस है, ठीक है, 21, 71 और फिर 92, इन दोनों का प्लस करने पर ये मिलता है। और ये BDMS इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो सेंधा नमक और BDMS एंड BDMS, ऐसे करके आप याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी 22 भाषाएं जो हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी जा चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी SC और ST के क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है? और उसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत SC और ST के क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं शामिल है? और सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। शुरुआत में थी 14 भाषाएं। संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, 3री अनुसूची। 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट बनाया गया? पहले ये फंडामेंटल राइट था। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था आपका 1978 में। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया फंडामेंटल राइट से, और इसे जगह दी गई आर्टिकल नंबर 300A में, ठीक है। इसमें अब ये आ चुका है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत यानी एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का उल्लेख किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 18। इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और सही जवाब है आर्टिकल 21। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 25। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि रिलीजियस फ्रीडम, इसका जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 25 में किया गया है। व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए, यह उसके अपनी फ्रीडम है, और यह हमारा संविधान कहता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि जिन्हें बोला जाता है DP, SP के अपरिवर्तनीय होने पर यानी उल्लंघन होने पर
कोर्ट ना जा सकने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल नंबर 37, यानी कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, यानी उसका उल्लंघन कर सकती है सरकार और आप उसके विरोध में कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड का प्रावधान किया गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है, वो क्या है? जब भी कोई चीज़ जोड़ी जाएगी तो उसके आगे ABCD लग जाएगा, सीधी सी बात है। और सही जवाब है आपका आर्टिकल नंबर 39 है। लेकिन आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि किसके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, इतना ही पूछेगा। 42वें संविधान संशोधन नहीं भी पूछ सकता है, खाली इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 39A। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये अक्सर ही DPSP के अंदर आते हैं वैसे, और अक्सर ही एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर 40 यानी कि अनुच्छेद 40, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका सही जवाब है आर्टिकल 50 मतलब 50-50, यानी कि दोनों की पावर हो गई अलग अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका की। आर्टिकल 50 के आपको याद रखना है। भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि विदेश नीति की बात हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल नंबर 51 ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस संविधान संशोधन और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? ये पहले भी बताया था। उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपको यहाँ है बताना है कि अनुच्छेद कौन सा है या आर्टिकल कौन सा है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में बताया गया कि एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और उसका अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 53। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 53 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि जिसे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी 55 आर्टिकल 55। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 56 में है? तो दोनों चीज़ें बता दी गई हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल का किस अनुच्छेद में बताया गया? आर्टिकल 56 आएगा। और कितने साल का इसका कार्यकाल होता है वो आपको बताना है। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी 5 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होता है अक्सर। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 60 में, अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। अब उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब है आपका आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? ऑप्शन है संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट या फिर अटॉर्नी जनरल। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल नंबर 71। अगला प्रश्न है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? केंद्र सरकार की बात हो रही है और उसका सबसे बड़े एडवोकेट की बात हो रही है और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 76 में। बताओ वो कौन है? ऑप्शन है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल
या फिर महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी महान्यायवादी। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 76 में, ये भी अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। तो आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी, या फिर खाली पूछा जाए अटॉर्नी जनरल तो वो भी सेम चीज़ है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। संसद की संयुक्त बैठक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, और इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 108। आपको बताना है आर्टिकल नंबर 110 किससे संबंधित है, इसके बारे में पीछे बताया जा चुका है। आर्टिकल 108 के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत लिखी गई है। अब तक कितने बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन तो नहीं लिखा है, जवाब है 3 बार केवल अब तक संसद की संयुक्त बैठक हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे सामान्यतः हम बजट कहते हैं, का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। देख रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये है 51वां क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 112। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया है। तो अनुच्छेद 112। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अगला प्रश्न देखिए। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में लिखी गई है, और इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, कार्यकाल क्या होगा, नियुक्ति, शपथ और हटाने की सारी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका संबंध भी मैं बताऊंगा, अभिलेख क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है, और इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल नंबर 129। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह बताया गया है अनुच्छेद 129 में। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय ले लेगा उसको अगले कोर्ट्स में या कहीं पर भी, या सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य जजमेंट में उसका उदाहरण दिया जाएगा, उसे एक नज़ीर माना जाएगा कि भैया तुमने पिछले बार ये जो निर्णय दिया था, अब अगर सेम केस फिर से आ जाए तो आपको उसकी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसका रेफरेंस देंगे और वो उसका फैसला हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, इसका उल्लेख संसद के किस अनुच्छेद में किया गया। हाल के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो इसको बार बार वीडियो को देखना है और सही जवाब देखने हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी आर्टिकल नंबर 143। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट परामर्श भी दे सकता है, यह भी लिखा गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 148। ये इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे आर्टिकल जो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से सभी एग्जाम का पार्ट बने हुए हैं किसी ना किसी, और आने वाले एग्जाम में भी ये 100% दिखेंगे। राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, और इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 153 ऑप्शन ए कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न देखिए। राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, जिसका उल्लेख 165 अनुच्छेद में किया गया है, और इसका सही जवाब है आपका एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। जिस तरीके से केंद्र का होता है महान्यायवादी, वैसे राज्यों का जो सबसे बड़ा वकील होता है राज्य सरकारों का, उसे महाधिवक्ता कहते हैं, या फिर इंग्लिश में एडवोकेट जनरल, और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 165 में। अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी का उल्लेख किया गया था 76 में, इसी तरीके से इसका उल्लेख किया गया 165 में। अगला प्रश्न देखिए। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 214। जहां आर्टिकल 124 है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, ठीक है, वहीं आर्टिकल 214 संबंधित है हाई कोर्ट से। अगला प्रश्न है। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बारे में बताया गया था वैसे ही हाई कोर्ट का भी, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 215। हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है,
ऑप्शन है आर्टिकल 32, आर्टिकल 129, आर्टिकल 214 या फिर आर्टिकल 226। और सही जवाब है आपका आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226। रिट जारी की जाती है जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, उस समय जो है कोर्ट रिट जारी करता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है और इन दोनों में वो आदेश जारी करते हैं। इन आदेशों को रिट बोला जाता है। आर्टिकल 32 जहां सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और आर्टिकल 226 जो है संबंधित हाई कोर्ट से। अगला प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक किए गए, यानी पंचायती राज के बारे में जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ये आपको याद रखना है, 243 से 243 ओ। अगला प्रश्न है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद और किस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में आते हैं और ये आर्टिकल किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 239 से, जो कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है जीएसटी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जीएसटी इस समय चर्चाओं का विषय है तो पूछा जाने की काफ़ी संभावना है। और इसका सही जवाब है आपका अनुच्छेद 246A। याद रखना है दोस्तों, इसको एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। 246A के अंतर्गत जीएसटी का उल्लेख किया गया है। जीएसटी समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। जीएसटी के लिए हमारे पास 101वां संविधान संशोधन लाया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 263 में। जिसका हेड कौन होता है ये भी पूछता है, प्रधानमंत्री। याद रखना अंतर्राज्यीय परिषद हेड होता है पीएम और आर्टिकल है 263। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के संचय निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। संचय निधि का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 266 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बार पूछा गया है ये भी। आकस्मिक निधि किसके पास होती है और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, और अभी मतलब ये किसके पास होती है वो चीज़ किस अनुच्छेद में बताई गई है, ये है क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करनी है आपको। कहीं आपने सोचा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा कि संचय निधि का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 266 में, तो आप कहीं 266 सोच के ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे तो ये हो जाएगा गलत। पूछा जा रहा है कि आकस्मिक नदी की शक्ति किसके पास होती है और यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है। और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, जो कि आर्टिकल नंबर 267 में लिखा गया है आकस्मिक निधि। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किस संविधान संशोधन में का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। आपको आर्टिकल बताना है, ठीक है, आर्टिकल बताना है। आर्टिकल 280 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वित्त आयोग। संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बना, अब किस अनुच्छेद में शामिल है। और उसका सही जवाब ऑप्शन बी आर्टिकल 300A। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, और इसका जवाब है आर्टिकल 315। इसके अंतर्गत यूपीएससी के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग हाईलाइटेड है इस समय। इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NC फॉर SC का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति आयोग की बात हो रही है। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसका सही जवाब है आपका दोस्तों ऑप्शन सी 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, और जोड़ा गया 338 का पार्ट ए करके बनाया गया इसे। तो 338A अनुच्छेद में इसका वर्णन है NC फॉर ST का। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में
किया गया है। और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 343। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 356। 352 जहाँ पर सेंटर के द्वारा इम्पोज किया गया शासन है, या फिर क्या बोलेंगे हम इसे राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। वहीं जो प्रेसिडेंट रूल है यानी कि राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों पर लगता है, वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 360। तो आपको इन तीनों आर्टिकल याद रखना है, 352, 356 और 360। तीनों के तीनों इमरजेंसी से ही संबंधित है। जहाँ ये नेशनल लेवल पर जब इमरजेंसी लगाई जाती है उसे बोलते हैं, स्टेट लेवल पर लगाई जाती है तो उसे 356 में आता है, और जब फिनेंशियल के हिसाब से जब लगाई जाएगी, आज तक कभी लगी नहीं है, तो वो 360 के अंदर उसके प्रावधान लिखे गए हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? यानी संविधान संशोधन कैसे करेंगे, ऐसा किस वर्णन किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद है आपका 368 और ये भाग है आपका 20। संविधान के 22 भाग है, जिसमें से 20वें भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 368 में आता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सी सूचियाँ यानी शक्तियों का बंटवारा शामिल है? और सही जवाब आपको ऑप्शन से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके बारे में बताया गया है आपको 7वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ऑप्शन बी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची किस तारीख को लागू हुई थी? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उसका सही जवाब आपका 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 12वीं अनुसूची यानी नगर निकाय किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? बहुत बार एग्जाम के पार्ट बने हैं, और सही जवाब है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। अब तक हमारे पास टोटल 12 ही अनुसूची हैं। 73वां संविधान संशोधन है 11वीं अनुसूची से। राज्यसभा की सीटें किस आधार पर होंगी? इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4थी अनुसूची। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बोला गया था डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा, वो कौन से आर्टिकल में? पहले तो आप ये बताइए, उसका जवाब मैं बता ही देता हूँ। आर्टिकल 32 में इसके बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन पूछा है संविधान उपचारों का अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? और इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी 5। आर्टिकल 32 के तहत यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके उसको गारंटी देता है कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 72 के तहत है। क्या माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है? क्या क्या वो माफ़ कर सकते हैं, क्या क्या क्षमा कर सकते हैं? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ न कर सकने की शक्ति का उल्लेख किया गया? यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है, और इसका सही जवाब है आर्टिकल 161। इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल के पास मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं करने की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास भी है, लेकिन वह मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के अंतर्गत दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। सिटीजनशिप से का उल्लेख संविधान के किस भाग में, अब भाग भी पूछा गया, और किस अनुच्छेद में किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 5 से 11। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अंतर्गत किया गया है। यह भाग है आपका भाग 2 के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन है आर्टिकल 1। पहला ही अनुच्छेद इनके बारे में बताता है कि भारत में कितने राज्य और क्या क्या यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश।
पोषण से संबंधित अधिकार न्यूट्रिशन रिलेटेड राइट संविधान के 21 अनुच्छेद में दिए गए हैं। और इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल नंबर 47 जो कि पोषण से संबंधित है। राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? उसका सही जवाब ऑप्शन बी आर्टिकल 213। भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किस अनुसूची में किए गए हैं जिसका पहला संविधान संशोधन के द्वारा जिन्हें जोड़ा गया था? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची जो कि 1951 के द्वारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में से जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1951। छठी अनुसूची में उल्लिखित 4 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? असम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम? और सही जवाब है आपका सी मणिपुर। छठी अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एक नहीं यानी ATM और M है लेकिन मनी नहीं है, ऐसे याद करिएगा। तो मनी इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये सब आप सबको पता होना चाहिए और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 UT। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस अनुच्छेद समूह में निहित है? यद्यपि और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 36 से 51। कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी आर्टिकल 123। संपत्ति का अधिकार पहले किस संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बनाया गया था? और सही जवाब आपका ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर से संबंधित 370 आर्टिकल की स्थिति क्या है? और उसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसका कुछ भाग समाप्त हो चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 99 प्रश्न आपातकाल की शक्तियों के तहत किस अनुच्छेद में सबसे कम गंभीर स्थिति का उल्लेख की है? और सही जवाब है आपका वित्तीय आपातकाल जो कि ऑप्शन नंबर सी 360। शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए 86वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है सारे के सारे क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। तो दोस्तों आपका स्कोर कितना आ रहा है वो आपको बताना है। 100 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया इसका उल्लेख कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। इनमें से क्वेश्चन 100% रिपीट होंगे। आपकी तैयारी को हम ऐसे ही पुख्ता बनाते रहेंगे। आपको कोई भी इसमें समस्या आए या कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे अगले वीडियो में करेक्ट करने की। तो दोस्तों इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई भी एग्जाम हो कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे रिलेटेड किस टॉपिक से रिलेटेड आपको इस समय वीडियोस की ज़रूरत है वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम पूरी मेहनत करके आपके लिए अच्छे वीडियो अच्छी सामग्री ला सकें। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।